नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले जिस खबर की हम बात करने वाले हैं वो होगी नशे के जाल को समझिए। बिहार में इंजेक्शन वाले नशे के जाल के मायने आपको समझाएंगे। खबर 2 होगी 7 निश्चय 3 के 7 निश्चय को समझिए। इसके बाद हम आपको समझाएंगे बीबीजी रामजी बिल पर वार पलटवार किस तरीके से जारी है, यह भी आपको बताएंगे। और साथ ही जॉर्डन के बाद इथियोपिया में पीएम मोदी का किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार में शराबबंदी है और नशे के किसी भी तरह के सामान की बिक्री पर कानूनी रोक है। पर क्या बिहार में नशा नहीं हो रहा है? यह सवाल अगर मैं आपसे करूंगी तो आपका क्या जवाब होगा? सरकार लाख दावे कर ले, पर हकीकत यह है कि शराबबंदी वाला बिहार नशे के काले कारोबार का गढ़ बन चुका है। और नशा भी सिर्फ शराब का नहीं, जानलेवा ड्रग्स का। पटना में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो बच्चों को नशे के नर्क में ढकेल रहा है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। शराबबंदी वाले बिहार में नशे का नर्क, बच्चों को शिकार बना रहा नशीली सुई का नेटवर्क। नशे पर रोक लगाने में क्यों फेल है प्रशासन? मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी। उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। 15 साल की उस लड़की की तकलीफ का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसे नशे के सौदागरों ने उसका बचपन छीन लिया। उस बच्चे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, जिसे दरिंदों ने अपनी हवस मिटाने के लिए नशे के नर्क में झोंक दिया। उसका नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं, पर उसकी आप बीती सुनना बहुत जरूरी है। ये कहानी राजधानी पटना की रहने वाली एक छात्रा की, जो बिहार में चल रहे नशीली सुई के सिंडिकेट का शिकार थी। उन हैवानों ने एक बार नहीं, कई बार पीड़िता को नशीली सुई भोंकी, उसे इस जानलेवा नशे का आदी बना दिया। उसके साथ ऐसे घिनौने काम किए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पीड़िता की मां ने न्यूज़ 18 को बताया कि नशे के सौदागर पटना में खुलेआम घूम रहे हैं और स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी। उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। यही सारी घटना हुई है उसके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था आज की लड़कियों के साथ, और जो पटना में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। यही सारी बात है। तो ये कब ये हुआ सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ, कितनी बार हुआ और कब इसकी शुरुआत हुई, क्या बताया उसने? वो स्कूल जाने के क्रम में 2-4 बार ऐसा हुआ है, जो लड़की उसको नशे का सुई देके उसको आदी बना चुके हैं। अभी तो मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। एएसपी पटना सिटी राजकिशोर सिंह ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबार में शामिल बच्चों से ज्यादा पूरे नेटवर्क को चलाने वालों की गिरफ्तारी की योजना पर काम कर रही है और उसी से बिचवाते हैं। क्योंकि जो लड़के लोग पकड़ाए थे इंजेक्शन के साथ, वो लोग भी कम एज के थे, 20-22 साल के थे। और वो लोग फोन के माध्यम से अन्य स्टूडेंट्स या अन्य नशा करने वाले को इंजेक्शन सेल करते थे। तो हम लोग अभी उस पर फोकस कर रहे हैं, जो मेन जो स्टॉकिस्ट है उसको ध्वस्त किया जाए, ताकि आम बच्चे लोग उसका शिकार न बने। पटना के कई थाना इलाकों में इस ड्रग रैकेट के खुलासे के बाद कार्रवाई हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। पर नशे की जड़ें बिहार में इतनी गहरी हो गई हैं कि पुलिस के एक्शन के बाद भी बिहार के बच्चे नशे के दलदल में डूबते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी है
और शराब पीने और पिलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब बिहार में आप शराब ना पी सकते हैं ना पिला सकते हैं, और अगर पकड़े जाते हैं तो जेल हो जाती है। यानी कि शराब का नशा करना बहुत बड़ा खतरे वाला काम बिहार में है। ऐसे में शराबबंदी में नशे का अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। बिहार में नशे का कौन सा नया खेल चल रहा है, अब आपको ये बताते हैं। तो नशीली इंजेक्शन का नया ट्रेंड चल रहा है। युवाओं को इसके लिए टारगेट करते हैं तस्कर। खास तौर पर जो युवा हैं, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है। किन इलाकों में नशे का ये नेटवर्क फैला हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो खास तौर पर कोचिंग वाले इलाके में इसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। नशीले इंजेक्शन का खतरनाक खेल अब आप समझिए। 50 से 60 रुपए में कोचिंग के बाहर ये नशीली सुई मिलती है। कम दाम पर छात्रों को इंजेक्शन देकर लत लगाते हैं। जब छात्र इसमें फंस जाते हैं तो फिर उनका शोषण करना शुरू कर दिया जाता है। बच्चों का शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया जाता है। तस्कर अपने ट्रैप में लेकर अपने इस कारोबार को फैलाते हैं। नशीले इंजेक्शन के खतरनाक खेल का खुलासा कैसे हुआ, अब आपको ये बताते हैं और पूरी कहानी आप समझिए। दरअसल पुलिस ने कंकड़बाग इलाके में छापेमारी की थी। महिला सहित 3 तस्कर पकड़े गए। तस्करों के पास से 152 नशीली सुइयां बरामद की गई हैं। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। सवाल ये, क्या खबर चलेगी तभी पुलिस कार्रवाई करेगी? सवाल ये भी कि नशे के नेटवर्क को पहले ही पुलिस ने क्यों नहीं तोड़ा? सवाल ये भी बनता है कि आखिर इतने समय तक राज्य की राजधानी में कैसे चल रहा था नशे का ये खेल और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पे फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दे दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए, जिसके जरिए बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना लक्ष्य माना गया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर आपको खबर समझाएंगे। बिहार में सरकार गठन के 1 महीने के भीतर नीतीश सरकार ने अगले 5 साल में विकास का रोड मैप तैयार कर दिया है। अगले 5 से 10 वर्षों में टॉप 5 के अंदर होगा। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं। एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। आज जिस लक्ष्य के साथ 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई है, उसको लेकर सभी विभाग ने कार्य योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि 7 निश्चय सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि आने वाले 5 से 10 साल में बिहार देश के टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब 7 निश्चय को समझते हैं कि आखिर 7 निश्चय है क्या। तो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और सीएम नीतीश कुमार का बिहार के विकास का ये रोड मैप है। बिहार के विकास के लिए सरकार के 7 संकल्प, अगले 5 साल के लिए 7 लक्ष्य जो पूरे करने हैं, ये टारगेट सरकार ने रखा है। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 1 की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। 2020 में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो 2020 से 2025 तक के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 लागू हुआ। और अब जबकि फिर से बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी तो ऐसे में 2025 से 2030 तक के लिए 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी मिल गई है। अब आप खबर तो समझिए, 7 निश्चय पार्ट 1 पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 7 निश्चय पार्ट 2 अभी पूरा हुआ और नई सरकार में 7 निश्चय पार्ट 3 का लक्ष्य रख लिया गया है। अब जरा 7 निश्चय पार्ट 3 के क्या क्या
7 निश्चय हैं उसे आपको बता देते हैं। पहला निश्चय यानी कि पहला टारगेट सरकार का क्या है, तो 2 गुना रोजगार करना और 2 गुनी आय करना। इसके साथ ही दूसरा निश्चय है महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, समृद्ध उद्योग सशक्त बनाना बिहार को और लोगों को। इसके साथ ही बात कर लेते हैं नीतीश कुमार ने जो तीसरा निश्चय लिया है वो कृषि में प्रगति और प्रदेश की जो प्रगति है उसे आगे बढ़ाना, यानी कि किसानों को मजबूती देना। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। इसके साथ ही चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा उज्जवल, और ये हम आपको बता रहे हैं सरकार ने जो लक्ष्य अभी अपने लिए रख रखे हैं, और ऐसे में सरकार की तरफ से ये निश्चय किया गया है कि उन्नत शिक्षा उज्जवल और सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया जाए, इसे लेकर सरकार ने ये निश्चय किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षित जीवन, इसके लिए अब प्रखंड CHC विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे, जबकि जिला अस्पताल अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे। छठा निश्चय है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, यानी 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण होगा और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। और अब 7वें निश्चय को भी जान लीजिए, ये है सबका सम्मान जीवन आसान। आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान किया जाएगा। तो सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 जो कि कैबिनेट से मुहर लगाकर पास कर दिया है, इसे अब पूरा करना है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल आज लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को लेकर विपक्ष ने न सिर्फ जोरदार हंगामा किया, बल्कि महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने को लेकर सदन में जोरदार वार पलटवार भी दिखा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया, जिसे VB जी राम जी या आम बोलचाल में जी राम जी बिल कहा जा रहा है। महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिप्लेस करने वाला ये नया बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामा हुआ, कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ गई। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा तक मार्च भी किया। अब सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना हंगामा हो रहा है? तो विपक्ष का जवाब है, बिल से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आया। उधर सरकार का कहना है कि मनरेगा 20 साल पुराना हो चुका है। ग्रामीण भारत अब बदल गया है। बेहतर कनेक्टिविटी, हाउसिंग और डिजिटल एक्सेस है, इसलिए नया फ्रेमवर्क जरूरी है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार है। विपक्ष इसे गरीब विरोधी और गांधी विरोधी बता रहा है, तो सरकार इसे अपग्रेड बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब जबकि मनरेगा की जगह सरकार ने VB जी राम जी नाम से नया बिल पेश कर दिया है, ऐसे में जानना जरूरी है कि दोनों में क्या अंतर है। तो आइए आपको एक एक करके समझाते हैं कि मनरेगा में क्या था और अब जो नई योजना है VB राम जी योजना, उसमें क्या नया है। तो देखिए, मनरेगा में पहले साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती थी, लेकिन नई योजना VB जी राम जी में परिवार के एक सदस्य को 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी। मनरेगा 2005 की ग्रामीण जरूरतों पर आधारित था।
तो ये जो नया बिल बनकर तैयार हुआ है 2047 तक विकसित भारत का मकसद के लिए लाया गया है। मनरेगा में फर्जी काम और गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन नए कानून में एआई से फ्रॉड पकड़ना, डिजिटल निगरानी करना आसान हो जाएगा। मनरेगा में सोशल ऑडिट कमजोर था, तो नए कानून में साल में 2 बार ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मनरेगा स्कीम में खेती के समय मजदूरों की कमी, तो नए कानून में बुआई कटाई में 60 दिन काम बंद रहेगा। इसके साथ ही मनरेगा में मजदूरी चोरी की शिकायत मिलती थी, मतलब जितना पैसा मिलना चाहिए था मजदूरों को वो नहीं मिल पाता था, तो नए कानून में पूरी तरह से डिजिटल भुगतान होगा, यानी कि 100% कमाई जो है मजदूरों को मिलेगी। खर्च की 90% केंद्र से फंडिंग होती थी मनरेगा में, लेकिन अब कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार देगी। पहले राज्यों को सिर्फ 10% ही देना होता था, लेकिन जो अब राज्य सरकार है उन्हें नए कानून के तहत 40% अनुदान देना होगा। अब नए बिल पर सियासत क्यों हो रही है, ऐसे में समझना जरूरी है कि विपक्ष का आरोप क्या है और सरकार इस पर क्या तर्क दे रही है। तो विपक्ष का ये आरोप है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। ये जो हटाया गया है ये महात्मा गांधी का अपमान है। तो सरकार का तर्क है कि पुराना कानून बेकार हो गया था, राइट टू वर्क खत्म हो रहा है, तो सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि सशक्तिकरण पर जोर है। विपक्ष की शिकायत है कि राज्यों पर बोझ बढ़ाएंगे, तो सरकार का तर्क है कि राज्यों की लागत बढ़ेगी तो जिम्मेदारी भी आएगी। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से वार पलटवार जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। जॉर्डन में 2 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे, जहां इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जॉर्डन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंच गए हैं। राजधानी अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पर इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य ढंग से स्वागत हुआ। यहाँ तक कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली खुद कार चलाकर पीएम मोदी को होटल ले गए। फिर दोनों नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत की। पीएम मोदी का ये पहला इथियोपिया दौरा है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे हैं। जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा के दौरान भी मंगलवार को पीएम मोदी को खास सम्मान दिया गया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए, साथ ही उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप खबर तो समझिए। 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये 3 देश कौन कौन हैं आपको बताते हैं। पहला जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। इन 3 देशों का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। फिलहाल इथियोपिया पहुंच चुके हैं। अब आप खबर तो समझिए। जॉर्डन और इथियोपिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को म्यूजियम ले गए। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली पीएम मोदी को अपनी कार से होटल छोड़ने गए। पीएम मोदी का स्वागत विश्व में भारत के प्रभाव को दिखाता है। अब आप खबर तो समझिए। पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए। दोनों देशों के बीच 5 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इथियोपिया का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत और पीएम मोदी के दौरे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और ये तस्वीर उसकी बानगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।